हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नव्यान स्टडी में स्वागत है। और ये भारत की राज्य व्यवस्था का भाग तीसरा है। इस भाग में हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और एक छोटा सा एक्ट है 1786 का एक्ट, उसको पढ़ेंगे। अब अगर हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात करें तो उसकी एक मेन फीचर यही है कि ये पहली और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामले पर कोई अंग्रेजी सरकार गिर गई। इसका क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। तो पहले तो हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर रेगुलेटिंग एक्ट में भी कुछ लूप होल रह गए और उस लूप होल्स को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। पर ये भी रेगुलेटिंग एक्ट के लूप होल्स को दूर करने में असफल रहा और अल्टीमेटली ये भी असफल हो गया। तो अब रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो दोष थे उनको दूर करने के लिए 1783 में डंडास अधिनियम और फिर 1783 में फॉक्स का भारतीय विधेयक लाया गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि ये दोनों ही विधेयक जो थे ना, वो पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाए। तो अब आप देखो कि रूलिंग गवर्नमेंट अपने बिल को पास नहीं करवा पाई पार्लियामेंट के अंदर। तो दैट इज़ वाई जो नॉर्थ फॉक्स की गठबंधन की सरकार थी ना, वो गिर गई। इट मीन्स अतः फॉक्स द्वारा प्रस्तुत विधेयक के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित न होने के कारण लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, यानी उनकी सरकार गिर गई। तो इट मीन्स इशू क्या था, इशू था इंडिया में कंपनी को रेगुलेट करना। और उसको रेगुलेट करने के लिए उन्होंने 1783 में डंडास अधिनियम और फिर 1783 में फॉक्स का भारत विधेयक लेके आए। और ये दोनों ही विधेयक ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास नहीं हुए और जिसकी वजह से सरकार गिर गई। तो इट मीन्स किसी भारतीय विषय पर एक अंग्रेजी सरकार के पतन का यह प्रथम और अंतिम दृष्टांत यानी उदाहरण है। अब इसके बाद क्या आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो चलिए अब पिट्स इंडिया एक्ट को देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्ट के थ्रू क्या किया, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया। अब इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल मतलब है कि कंपनी यहाँ पे क्या करने आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी करने आई थी, जाहिर सी बात है। और सेकंड, आई ट्रेडिंग करनी थी बट यहाँ पर पॉलिटिकल एक्सपेंशन में इन्वॉल्व हो गई। तो अब भारत में कंपनी दो तरीके के काम कर रही है, ट्रेडिंग एक्टिविटी भी कर रही है और रूल भी कर रही है ना। तो इसीलिए इस एक्ट ने क्या किया, ये निर्धारित किया कि कंपनी के दो कार्य हैं, एक तो व्यापारिक कार्य है और एक राजनीतिक कार्य है। तो अब व्यापारिक कार्य हैं तो उनको कोई और नियंत्रित करेगा और राजनीतिक कार्यों को कोई और नियंत्रित करेगा। तो अब इस एक्ट ने क्या कहा, इस एक्ट ने कहा कि देखो कंपनी का अगर कोई व्यापारिक कार्य है, कमर्शियल एक्टिविटी है, तो उसको कंपनी के निदेशक यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसके निदेशक यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाएंगे। और अगर राजनीतिक कार्यों की बात करेंगे तो उसके लिए क्या किया, इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। ठीक है, तो इस मीन्स पॉलिटिकल कार्य को अब कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कमर्शियल कार्य को कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, ये कंपनी के ही निदेशक हैं, कंपनी के ही डायरेक्टर हैं। और ये जो नियंत्रक मंडल है यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये कौन, इस ये कैसे काम करेगा, इसमें क्या है, टोटल 6 सदस्य हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इंडिया में एक द्वैध प्रणाली स्थापित हो गई। मतलब कंपनी दो कार्य कर रही है और दोनों कार्यों को अलग अलग आदमी, अलग अलग बॉडी रेगुलेट कर रही है, इसलिए ये क्या है, ये डुअल सिस्टम है, द्वैध प्रणाली है। अब ये जो सिस्टम है ना, ये 1858 तक चलता रहा। ठीक है, तो अब देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी देशी नरेश के साथ संघर्ष आरंभ करने अथवा सहायता का आश्वासन देने का अधिकार नहीं रहा। तो देखो आप, ये क्या है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिलेशन हैं यहाँ के देशी राजा महाराजाओं के साथ, तो वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। ठीक है, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए चलाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति ज़रूरी है गवर्नर जनरल को। और प्लस इन सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार भी सम्राट को सौंपा गया। ठीक है, देन अब ये जो 6 सदस्य हैं उसमें एक
चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था, एक राज्य सचिव होता था, और 4 जो होते थे वो प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। प्लस अब देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष है ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य मतलब वो एक खुद मिनिस्टर है। और मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके मतलब कहाँ रिस्पॉन्सिबल है? वो पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल है। इट मीन्स पार्लियामेंट ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, ईस्ट इंडिया की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया। तो इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों पर तथा उसके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। ठीक है। देन अब जब इतना पूर्ण नियंत्रण कर लिया पार्लियामेंट ने और ब्रिटिश सरकार ने, इसीलिए भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा। ठीक है, क्यों कहा? क्योंकि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू कंपनी के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर नियंत्रण है। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया। डन। अब नेक्स्ट करते हैं पिट्स का इंडिया अधिनियम कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज है। तो ये भी आपको समझा दिया मैंने कि ये क्या है। पिट्स इंडिया एक्ट जो है ना, वो एक फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्पायर है या जो उसके अधिकृत भारतीय राज्य हैं उनके ऊपर अपना स्वामित्व बताया कि हाँ, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल एक्सपेंशन कर रही है, तो जितने भी एरिया इसको एक्सपेंशन कर रही है वो सब हमारे कंट्रोल में आते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स अब भारतीय उपनिवेश, अब हम लोग अगर इंडिया की नज़र से देखें तो यहाँ पे 2 शासक हैं। पहला है कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा है कंपनी का नियंत्रक मंडल, और उसके माध्यम से सम्राट भारत को कंट्रोल कर रहा है। और ये स्थिति कब तक रही? 1858 तक। नेक्स्ट करते हैं। अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी ये क्या है? आपको मैंने बताया था कि जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया तो उसकी हेल्प करने के लिए एक काउंसिल, एक परिषद बनाई थी। उसके 4 मेंबर थे। उसके अंदर जो भी निर्णय होता था वो बहुमत के आधार पे होता था। ठीक है, और उसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, है ना, क्योंकि बहुमत के आधार पर है तो गवर्नर जनरल को हमेशा अपने काउंसिल पर निर्भर रहना पड़ता था। जब उसका बहुमत होगा तभी वो कुछ निर्णय ले सकता था। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या किया कि इसके सदस्यों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया, और इन्हीं सदस्यों में से एक को प्रांत का सेनापति भी बनाया। ओके, तो इसी जो ये 3 है ना, गवर्नर जनरल +3, तो +3 में से एक जो है ना वो क्या है, वो प्रांत का सेनापति है। प्लस एक और चीज़ करी कि बम्बई और मद्रास की सरकारों को इनके अधीन कर दिया। इनके अधीन मतलब गवर्नर जनरल की काउंसिल, मतलब केंद्र शासन का अनुपालन न होने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार इस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया। मतलब ये है कि अगर बम्बई और मद्रास की जो प्रांत सरकारें हैं, अगर वो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के किसी आदेश को नहीं मानती है तो गवर्नर जनरल बम्बई और मद्रास की जो प्रांतीय सरकारें हैं उनको क्या कर सकता है? उनको बर्खास्त यानी ख़त्म कर सकता है। और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना ज़रूरी है। ओके, और लास्ट क्या है कि इस एक्ट में घोषणा की गई कि भारत में राज्य विस्तार और विजय की नीति का अनुसरण इस राष्ट्र यानी इंग्लैंड की नीति, प्रतिष्ठा और इच्छा के विरुद्ध है। डन। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये छोटा सा एक्ट है 1786 का। ठीक है, अब इस एक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है। इस एक्ट में ये हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल बना के भेजा गया। तो उसने एक कंडीशन रखी कि मैं ये कंडीशन फुलफ़िल होने के बाद ही भारत में गवर्नर जनरल बन के जाऊँगा। क्यों? क्योंकि भारत की उस समय कंडीशन थी, जैसे उस टाइम पे हैदर अली का बहुत ज़्यादा फियर था
और भी बहुत सारी चीज़ें थी। हम लोग इसको हिस्ट्री में, जब हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो हिस्ट्री में बताएंगे। बट अभी के लिए समझिए कि उस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स और कंपनी को फेस करनी पड़ रही थी, और कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट करना चाहा। बट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि मैं एक ही कंडीशन पे जाऊंगा, और वो क्या थी कि जब गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की पावर मेरे पास होगी तभी मैं जाऊंगा। और इस चीज़ को इस अधिनियम के अनुसार स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का भी अधिकार दिया गया। तो पहला चीज़ क्या किया गया कि गवर्नर जनरल और मिलिट्री कमांडेंट की जो पावर है वो सारी की सारी किस में हो, कॉर्नवालिस यानी गवर्नर जनरल की पोस्ट में हो। और दूसरी चीज़, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए या ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिसमें परिषद के निर्णयों को गवर्नर जनरल पसंद नहीं कर रहा है, तो वो उसको निरस्त कर सकता है और अपने निर्णय को लागू कर सकता है। ठीक है। अब ये तो बता ही दिया कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे हमारा ये सेगमेंट ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट एक्ट की बात करेंगे और उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स को जानेंगे। अगर आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट करें कि आप और कौन कौन से सब्जेक्ट पे हमारे वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू।